from VJTI. As they say, Jaisa Ann Vaisa Man. Let us hear and learn how to attain good health through naturopathy. We welcome you, Dr. Arun Jogdev. Thank you. Thank you, Minnie. As the talk will be in process, those who have any questions, request you to kindly write them in the chat and request Falguni to kindly make a note of it and update Dr. Arun after the session is over. Request Dr. Arun to please unmute yourself. Yeah. हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं पहले तो इनर व्हील क्लब ऑफ मुलुंड जिनका बहुत ही आभारी हूँ। अध्यक्ष रीता ठक्कर, सेक्रेटरी हर्षा जवेरी, फाल्गुनी शेठ, इन्होंने काफ़ी मेहनत ली है मेरे लेक्चर के लिए। बाद में कौस्तुभ सालवी जो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है, अभी तो फ्रेंड नहीं कह सकता क्योंकि एज में काफ़ी डिफरेंस है, मगर वो है, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। तो आज का लेक्चर का आज का जो अपना चर्चा, आपका जो संवाद है अपना सारे लोगों के साथ, उसका सब्जेक्ट जो है वो है अपने खान पान में आने वाले जहर। तो उसके साथ साथ यानी जहर के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी भी कैसे बढ़ती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़रूरत है। और आज बहुत सारे लोगों ने मुझे वो भी रिक्वेस्ट किया कि भाई इतना कोरोना का ट्रेंड चल रहा है और आप उस पर नहीं बोल रहे, तो बोला मैं वो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। जैसे मगर लेक्चर का सब्जेक्ट जो है वो खान पान में आने वाले पॉइजन। तो ये पॉइजन के और मैं कैसे मुड़ा वो भी थोड़ी सी एक मिनट में जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को जो अस्थमा की बीमारी थी, सांस की बीमारी थी, वो क्योर नहीं होती थी। 1973 टू 1995 यानी 22 साल उसको बहुत सारे पैथीज की ट्रीटमेंट चली, मैं उसके बारे में फिर रिपीट नहीं करता। तो कुछ फायदा नहीं हुआ, उसका अस्थमा वैसे ही रहा था। डॉक्टर लोग कहते थे कि दमादम के साथ जाता है वगैरह वगैरह। तो जब मैंने नेचुरोपैथी की, जब नेचुरोपैथी का कोर्स किया, 2 साल का कोर्स किया मैंने, तो मुझे पता चला कि हमारे खान पान में काफ़ी जहर आते हैं। और वो जहर की जो एलर्जी है, वो जहर के कारण जो शरीर के अंदर सूजन आती है, वो अस्थमा का रीज़न है, वो अस्थमा का कारण है। तब मैंने वो सारे जहर जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। बात ये हुई कि VJTI कॉलेज जो है वो मटुंगा में जो जहाँ है, उसके पीछे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नाम की बहुत बड़ी संस्था है, और वह उनकी लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है। तो ये जहर में, ये बनावट में कौन कौन से जहर आते हैं वो ढूंढने के लिए मैं वो लाइब्रेरी में जाके वो किताबें पढ़ता और ढूंढ के निकाला। उसमें मुझे पहले समझ में आया कि हम लोग जो शक्कर खाते हैं वो पहला जहर है। अभी देखो, भगवान जो है, कौन सा भी भगवान हो आपका, जिसे मैं नेचर समझता हूँ, उसने शक्कर तो नहीं बनाई, उसने गन्ने का जूस बनाया। वो गन्ने का जूस से हम गुड़ बना सकते हैं। वो काकवी जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा गाढ़ा गुड़ रहता है, वो भी बना सकते हैं। मगर उससे जब शक्कर बनती है तो उसमें कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं उसकी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है किताब, उसमें मिल जाएगी। मेरी जो किताब है उसमें उसका पेज नंबर भी दिया है कि कौन से पेज पे इंफॉर्मेशन आती है। पहला जो जहर मिलाया जाता है वो है फॉर्माल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड। ये फॉर्माल्डिहाइड कितना इस्तेमाल होता है? 68 किलोग्राम पर 1000 लीटर ऑफ जूस एवरी 8 आवर्स इतना डाला जाता है। ये फॉर्माल्डिहाइड क्या केमिकल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये केमिकल इतना स्ट्रांग है कि आप यदि आपका चेहरा उससे थोड़ा सा भी नज़दीक लेंगे तो आपके आंख में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और जलन होना शुरू हो जाएगा, नाक में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, इतना उससे इरिटेशन होता है। और ये साइंस स्टूडेंट को मालूम है, क्योंकि मेंढक वगैरह, अर्थवर्म वगैरह जो रखते हैं ना, वो सैंपल या स्पेसिमेन, वो ये फॉर्माल्डिहाइड का बनता पानी उसमें ही रखते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनके आंखों में जलन होती है। तो ये बात आपको
पता तभी चल जाता है कि भाई कितना डेंजरस केमिकल है। वो केमिकल से कैंसर होता है, वो केमिकल से बाल सर के बाल निकल जाते हैं, यानी आदमी गंजा हो जाता है। वो केमिकल से आपके स्किन के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। ये सब सारी इंफॉर्मेशन मैंने मेरी किताब में तो दी है, क्योंकि यहाँ वो उससे जो सारी बीमारियाँ होती है उसके बारे में बताऊंगा तो पूरा 10 मिनट चला जाएंगे। तो ये सारी बीमारियाँ वो फॉर्मल्डिहाइड जो है उससे होती है, और वो फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला जहर हुआ। नंबर 2, दूसरा जहर है जो इस्तेमाल किया जाता है शक्कर बनाने में, वो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। केमिस्ट्री में P2O5 कहते हैं उसको, मगर केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो वो जहर क्या है? ये जहर है चूहे मारने की दवा है। तो वियतनाम में अमेरिका ने जब वियतनामी अंदर जाते थे जमीन के अंदर, तो उनको भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड का। इतना वो स्ट्रॉन्ग केमिकल जहर है, इसका इस्तेमाल शक्कर बनाने में होता है। तीसरा जहर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें तो क्लियरली सल्फर नाम में ही, तो ये सल्फर से स्किन की एलर्जी आती है। और ये जिसे कहते हैं कि पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स का एनियोनिक पॉलीमर्स वगैरह वगैरह, ये सारे पॉलीमर्स का इस्तेमाल होता है और उससे शक्कर बनती है। तो आप पता कीजिए कि शक्कर किस रंग से बनती है और कैसे हम फिर खा लेते हैं। अरे बहुत सारे लोग तो चौड़ा में शक्कर, कढ़ी में शक्कर, क्या क्यों क्यों कहाँ बात करें, क्यों डाल रही है सारी बात। तो इतनी सारी जब शक्कर आप खा रहे हैं तो उससे जो तकलीफ होती है वो है पहले टाइप का जहर। तो ये जहर मैंने बताया, वो में केमिकल आते हैं उसके बारे में। अभी आप यदि और भी उसके बारे में, हमारे शरीर पे क्या उसका असर होता है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे, तो पहला आपको पता चलेगा कि उससे बनता है ए कैपिटल, जी कैपिटल, ई कैपिटल। पूरा फॉर्म है जो आप गूगल पे देख सकते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ग्लाइकेशन मतलब शक्कर से शरीर में, यानी ग्लूकोज, शक्कर से शरीर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। अभी शक्कर से कफ होता है, मैं यहाँ बताऊंगा आपको शक्कर से कफ होता है। तो आप शायद बोलेंगे भाई कैसे कफ कफ होता है। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक बात आप सोच लीजिए कि कौन सा भी ऑपरेशन हो, कौन सा भी ऑपरेशन हो, तो डॉक्टर लोग पहले आपकी शक्कर जांच करते हैं। कबूल, नंबर 1। नंबर 2, यदि शक्कर ज़्यादा हो, यानी कुछ लिमिट है, वो लिमिट से ज़्यादा हो तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन नहीं करते, वो बोलते हैं शक्कर हम डाउन करेंगे, बाद में ऑपरेशन करेंगे। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि भाई शक्कर का और ऑपरेशन का क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है ऑपरेशन का। यदि डॉक्टर आपको क्लियरली बताएंगे, पूछना उनको, नहीं तो मैं तो अभी बताने वाला हूँ कि शक्कर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा यदि लिमिट से खून में बढ़ गई, यदि लिमिट से बढ़ गई, तो खून की प्रवृत्ति जो है, टेंडेंसी जो है, वो परु बनाने की होती है। गुजराती में उसे परु कहते हैं, इंग्लिश में उसे पस कहते हैं, मराठी में उसे पू कहते हैं। तो ये मवाद, हिंदी में उसे मवाद कहते हैं। तो ये मवाद बनाने की प्रवृत्ति जो है वो खून में बढ़ जाती है। एक बार मवाद बन गया तो ऑपरेशन का जो घाव है, ऑपरेशन का जो टाका है, वहाँ सड़न हो जाती है, और वहाँ सड़न हो गई तो उसे गैंग्रीन कहते हैं, वो पेशेंट मर जाता है उसमें। तो ये बात का पता डॉक्टर को भी चलता है। तो सवाल ये हुआ कि डॉक्टर लोग बताते क्यों नहीं। अभी वो तो मुझे पता नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शायद उनके कोर्स में ये नहीं होगा कि भाई शक्कर से मवाद कैसे बनता है, तो वो नहीं बताते उसके बारे में। तो ये ज़रूरी है डॉक्टर लोगों ने बताने की कि भाई शक्कर से मवाद कैसे होता है। अभी जब कोरोना चल रहा है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे शक्कर में, हमारे शरीर में यदि शक्कर का खान पान, शक्कर का जाना बंद हो गया, तो मुझे लगता है कि हमारी इम्यूनिटी, ये मवाद बनने की जो खून की प्रवृत्ति है, वो काफ़ी डाउन हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि यह बीमारी में डायबिटिक के लोग, कि जिनके शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ती है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। ये बीमारी में, ये कोरोना की जो बीमारी है उसमें फेफड़े में यानी लंग्स में ज़्यादा तकलीफ होती है। लंग्स में कफ होता है। कफ का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि मवाद, वो मवाद शरीर
बाहर फेंकता है, गले में से फेंकता है बाहर, तो ये मवाद की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो ये बात यदि ऊपर के जो अधिकारी है वो भी जानेंगे तो अच्छी बात होगी। आप लोगों को मसूर दाल दो, चने की दाल दो, ये आटा दो, चावल दो, मगर शक्कर मत दो और ये बीमारी मत बढ़ाओ। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जहर जो मैंने घर में बंद कर दिया है और आज के भाषण में उसके बारे में भी जो बता रहा हूँ, वो दूसरा जहर है, वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, तो ऑयल में लेसिथिन नाम का एक जो सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट है, एक घटक है, वो ऑयल पचाता है, मगर जब ऑयल का रिफाइन होता है, रिफाइनिंग होता है, तो वो लेसिथिन ही निकाला जाता है, पूरी तरह से लेसिथिन निकाला जाता है। जब लेसिथिन निकल गया तो वो ऑयल क्या हजम होगा? वो ऑयल हजम नहीं होता। और हमारे टीवी पे या तो और बहुत सारी जगह पे रिफाइनिंग ऑयल, उसकी जाहिरात, उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत आ जाती है। तो अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, और बाद में यहाँ लड़का ही बैठा है, वो ऑयल में स्पेशलिस्ट है, उसकी डिग्री एमएससी ऑयल टेक्नोलॉजी में है, तो वो यहाँ 2-3-5 मिनट में आपको वो ऑयलिंग प्रोसीजर बताएगा। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। उसमें हेक्सेन नाम का एक केमिकल, पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल किया जाता है तेल में। क्यों? क्योंकि ऑयल को डाइल्यूट किया जाता है, ढीला किया जाता है। और भी ढीला करने के लिए उसमें गैसोलीन यानी जिस पे कार चलती है, जिस पे स्कूटर चलते हैं, मोटरसाइकिल चलती है, यानी पेट्रोल, वो भी डाला जाता है, तो ऑयल, तेल और भी ढीला हो जाता है। देखो ऑयल को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। बाद में उसमें कलर निकालने के लिए कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको नाम है कॉस्टिक वॉश, नाम ही है उसका कॉस्टिक वॉश। तो कॉस्टिक सोडा से धोते हैं तेल को। अभी कॉस्टिक सोडा यदि आपके शरीर में गया तो पहली बात तो ये होगी कि गले की पूरी तरह से जलन होगी। इसीलिए वो कॉस्टिक सोडा निकालने के लिए उसको एसिड अर्थ ट्रीटमेंट, नाम ही है एसिड अर्थ ट्रीटमेंट, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोआ जाता है। तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने स्कूल में पढ़ लिया कि भाई NaOH + HCl = NaCl + H2O, उनको ऐसे लगता है कि चलो कॉस्टिक सोडा निकल गया, मगर वो निकलता नहीं है। क्योंकि मैंने जब केमिस्ट्री आगे पढ़ी तो वहाँ एक है टॉपिक जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल लीकेज। तो वो इंडस्ट्रियल लीकेज में उनका इंग्रेडिएंट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रहेगा, नहीं तो कॉस्टिक सोडा तो रहेगा। अभी यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा तो वो तेल जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए उसमें बाद में 52 किलोग्राम पर 100 लीटर ऑफ ऑयल इतना कॉस्टिक सोडा ऐड किया जाता है। तो सोच लीजिए कि आप रिफाइंड तेल जब खाते हैं तो आप किस तरह से आपका गला, आपका शरीर बर्बाद करते हैं। तो ये हुआ रिफाइंड ऑयल। इसके बारे में भी आपको ज़्यादा, मैंने जैसे पहले कहा कि शक्कर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी करनी होगी तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक आपको गूगल पे तो मिल जाएगा और मेरे भाषण पे और मेरे किताब में भी मिल जाएगा। वैसे ही ये तेल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी होगी तो ALE, कैपिटल A, कैपिटल L, कैपिटल E, उसका एक जो टॉपिक है वो आप गूगल पे देख सकते हैं। उसका नाम पूरा है एडवांस लिपोक्सिडेशन, लिपो यानी तेल, घी, चर्बी जो इस ढंग से बनती है, वो एडवांस लिपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में भी आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो ये AGE और ALE ये टॉपिक, ये नेचुरोपैथी में बहुत अहम है। मेरे घर से मैंने रिफाइंड ऑयल तो निकाल दिया, शक्कर भी निकाल दी, अभी तीसरा जो है वो हाइड्रोजनेटेड घी। ट्रीटमेंट ये हो गई कि पहले ऑयल को पतला कर दिया केमिकल डाल के, पेट्रोकेमिकल डाल के, बाद में उसको कॉस्टिक सोडा से धो दिया, बाद में वो निकालने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ये सारी केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। मगर अभी ये गैस है तो गैस तो पूरा निकल जाएगा तेल में से, इसीलिए वो गैस तेल में एब्सॉर्ब हो, इसीलिए निकेल फॉर्मेट ये नाम का एक कैटलिस्ट तेल में इस्तेमाल किया जाता है। ये निकेल फॉर्मेट इज नॉन कार्सिनोजेन, इससे कैंसर होते हैं ये मालूम है, फिर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है और इस ढंग से बनता है हाइड्रोजनेटेड घी। हाइड्रोजनेटेड घी के बहुत सारे नाम हैं, हम लोग उसे मार्केट में डालडा, उमदा वगैरह नाम से पहचानते हैं, मगर और भी सारे, मर्गारीन, स्टिक मर्गारीन, कमर्शियल फैट, कुकिंग ऑयल वगैरह वगैरह, ये सारे नाम हैं। तो मेरे घर में
ये सब आता नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ प्योर घी, जो गाय के दूध से, भैंस के दूध से बनता है, उससे बनता है मक्खन, मक्खन से बनता है घी, उसका ही इस्तेमाल मेरे घर में होता है। तो इस ढंग से वो भी मैंने निकाल दिया। मगर इनडायरेक्टली ये पॉइजन हमारे शरीर में जाते हैं। जैसे बिस्किट, कोई भी हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी और भी कोई हो, तो ये सारे बिस्किट सस्ते तेल में बनाते हैं, और वो सस्ता तेल है हाइड्रोजनेटेड घी, यानी जो मैंने अभी बात की, उम्दा, डालडा वगैरह वगैरह, इसमें ही सारे बनते हैं, वो सस्ता घी रहता है। तो ये घी में सब ये पॉइजन में सारा बनता है, तो मेरे घर में बिस्किट भी नहीं आते। केक, केक का पूरा जो आइसिंग है वो डालडा में ही बनता है, यानी हाइड्रोजनेटेड घी में ही बनता है। उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये हाइड्रोजनेटेड घी, बाद में शक्कर, वो पूरा मिलावट करने के बाद, मिक्स करने के बाद उस पर वो सफ़ेद जो है वो डाला जाता है, बाद में उस पर नाम लिखा जाता है। जैसे अभी मेरा बर्थडे है अरुण जोगदेव, तो ARUN वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। किस ढंग से लिखा जाएगा, रेड कलर से लिखा जाएगा। ये रेड कलर जो है, ये मार्केट के रेड कलर जो है, ये डाई जो है, ये एजोडाइज कहते हैं, एजोडाइज, जो एजोडाइज से कैंसर भी होता है। तो सोच लीजिए कि आप कितनी गलत बात करते हैं, कितनी गलत बात बच्चों को खिला रहे हैं, और वो बच्चों को जब ये एजोडाइज वगैरह इस्तेमाल करके जब कैंसर होता है, तो बेचारे बच्चे वो टाटा कैंसर के सामने लुकेमिया, ब्लड का कैंसर हो गया, इसकी लाइन लगाते, और हमारे उनके माता पिता उनको डेली फिर बिस्किट खिलाते, केक खिलाते, क्या चल रहा है पता नहीं चलता। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, एक बस में से ट्रैवल कर रहा था पुणे के लिए, तो एक लड़का था, उसके नाक में से कफ निकल रहा था, गले में से कफ निकल रहा था, और उसकी मम्मी वो रोता था, इसीलिए वो बिक्की 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 करके बिस्किट खिला रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ से जाके वो मम्मी को सिखा दूँ, मगर क्या बात है, देखो किस ढंग से हम बच्चों को भी बड़ा करते हैं, बच्चों को भी, यानी रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये बातें हो गई कि आपने शक्कर कैसे बनाते उसके बारे में, वो पहला जहर, बाद में रिफाइंड ऑयल, ये दूसरा जहर मेरे घर से निकल गया, बाद में डालडा, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजनेटेड घी, वो भी निकल गया। ये हाइड्रोजनेटेड घी के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा आपको। हाइड्रोजनेटेड घी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको देना मुझे अहम लग रहा है, कि वो अहमदाबाद से आई थी, और वो स्वामी नारायण मंदिर में कुछ सेवा वगैरह दे रही थी। मुझे लगा, ऐसे लगा कि भाई स्वामी नारायण मंदिर में ये महिला सेवा दे रही है, तो उसका खाना पीना बहुत अच्छा होगा। तो उसका हस्बैंड भी आया था मेरे साथ। वो महिला की कंप्लेंट थी कि उसके योनि मार्ग से पिंग पोंग जितने बॉल, ब्लैक बॉल निकल रहे थे, और वो लगभग 3 साल से निकल रहे थे। एलोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, तो डॉक्टर लोगों ने उसको कहा कि भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके योनि मार्ग से ये इतने बड़े बड़े बॉल डेली क्यों निकल रहे हैं, तो हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है। तो जो जब मेरे पास आई, तो हमेशा तो नेचुरोपैथी में पहले उसके खान पान के बारे में डिटेल पूछता हूँ कि खान पान में कितने पॉइजन जाते हैं, कितनी गलत बातें जाती हैं। यानी बाकी बातें तो छोड़ दो, सिगरेट बीड़ी वो तो छोड़ दो, वो तो पॉइजन है ही, मगर खान पान में जो पॉइजन जाते हैं उसके बारे में भी मैं इंक्वायरी करता हूँ। तब वो महिला ने कहा, नहीं मेरा खाना तो बहुत अच्छा है, जो मंदिर में बनता है वही खाती हूँ वगैरह वगैरह। मगर उसका हस्बैंड जो है, वो मुझे बीच में बोला, बीच में उसने टोका और बोला, ये साबूदाने की खिचड़ी खाती है इतनी डेली, यानी अबाउट 1/2 किलोग्राम होगी, वो खिचड़ी डेली खाती है। अभी देखो साबूदाना कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो साबूदाना जो बनता है, वो सैगो ट्रीज रहते हैं, उसका पल्प निकालते हैं। सैगो ट्रीज, वो पेड़ होता है सैगो का, सैगो ट्रीज का पल्प निकालते हैं, और वो पल्प जो है उसके ग्रैन्यूल, छोटे छोटे ग्रैन्यूल बनाते हैं। आपको पता होगा कि यदि आपको चने की दाल का बूंदी बनाना हो, तो वो तेल में डालना पड़ता है, अभी उसके बूंदी बनते, पानी में डालेंगे तो नहीं बनेंगे। तो वो जो ट्रे रहता है जिसमें वो साबूदाने के अभी छोटे छोटे ग्रैन्यूल बनाने हैं, वो तेल को चर्बी लगाते हैं, और बाद में उसमें वो सैगो ट्री का जो पल्प है वो डाला जाता है, तो उससे दाने बनते हैं। तो अभी ये जो ट्रे को जो चर्बी लगाई, वो चर्बी, वो तो सस्ते की चर्बी रहती है। चाइना से जो इंपोर्ट होता है, वहाँ जो प्राणी है याक, उसकी चर्बी लगाते हैं। सोच लीजिए आप उपवास करते हैं यानी क्या करते हैं।
बाद में साउथ इंडिया यानी अफ्रीका से या साउथ अमेरिका से जो ये साबूदाना इंपोर्ट होता है उसमें सुअर की चर्बी लगाते हैं ट्रे को, और हमारे यहाँ पता नहीं और कौन सी चर्बी लगाते। तो इतनी सारी चर्बी, डेली 1/2 kg चर्बी जो शरीर में जा रही थी, वो शरीर रखता नहीं है, वो शरीर बाहर फेंक देता है। किस ढंग से फेंकता था? तो ये ग्रैन्यूल, ये बड़े बड़े गोले जो बनाता था वो योनि मार्ग से बना के फेंकता था। तो मैंने उसको बोला, वो महिला को बोला कि पहले ये काम कर कि ये जहर जो शरीर में जा रहा है ये बंद कर दे, तेरा खिचड़ी का खाना बंद कर दे और ऑर्डिनरी जो खाना है वो खाना शुरू कर दे। बात ये बनी कि 3 या 4 दिन हुए होंगे, चौथे या 5वें दिन उसका हस्बैंड एक बड़ा बुके लेके आया मेरे घर और मेरे सामने रखा और बोला कि 3 साल में जो बात नहीं हुई वो सिर्फ 4 दिन में बनी है। उसका वो ब्लैक बॉल जो बनते थे योनि मार्ग से, वो गिरना बंद हो गया। सोच लीजिए कि आपके शरीर में जब जहर जाता है तो उससे क्या हो सकता है। तो अभी मैं मेरे लड़के को थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए बोलूँगा कि भाई ये तेल जो है और हाइड्रोजनेटेड घी है वो किस ढंग से बनता है, उसके बारे में वो आपको थोड़ी सी जानकारी देगा, क्योंकि वो इसमें पूरा एक्सपर्ट है। उसकी डिग्री है M.Tech यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसमें है। तो जरा सुन लीजिए वो भी कैसे बनता है। नमस्कार। पिताजी ने तो रिफाइनिंग ऑयल और हाइड्रोजनेशन ऑफ घी की प्रोसीजर तो आपको बता दी है, उसमें से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। मेरे को एक अहम बात बतानी है कि जो रिफाइंड ऑयल जो बनता है उसमें से कुछ भी करो, उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उसमें जाता है तो सोडियम के आयंस बोलते हैं जो केमिस्ट्री में, वो कुछ भी करो वो निकलते नहीं है, वो अंत तक रहते हैं और उसका ही अंतिम परिणाम जो होता है वो गला और पेट की जलन होता है। वैसे ही जब हाइड्रोजनेशन ऑफ घी होता है जो उसमें निकेल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है, तो वो निकेल के अंश भी वो अंतिम हाइड्रोजनेटेड ऑयल तक रहते हैं और वो अप टू 5 से 10 ppm तक रहते हैं। उसको कोई प्रोसेस निकाल नहीं सकती और वही 5 से 10 ppm जो ट्रेसेस बचे रहते हैं वो आपके पेट में जाके जब बहुत कुछ कैंसर जनरेट करने की। अभी ये रिफाइंड ऑयल और कहाँ होता इस्तेमाल होता है, तो ये हम लोग जिसको आइसक्रीम बोलते हैं, अभी उस पर बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे उसको फ्रोजन डेजर्ट कहने को कंपल्शन किया है। अभी वो फ्रोजन डेजर्ट में उसका इस्तेमाल होता है। और जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए था तब उसमें देखा था 8-8, 10-10 टन के टैंकर भर के उसका डिस्पैच होता था। तो ये हाइड्रोजनेटेड घी अगर अब फ्रोजन डेजर्ट में गया है और अगर आपके बच्चे आप और खा रहे हैं मजे से, तो ये हाइड्रोजनेटेड घी आपके शरीर पे बुरा असर तो करने ही वाला है, उससे कैंसर तो होने ही वाला है। और ये हाइड्रोक्साइड टिपिकली पैनक्रियाज पे असर करता है, तो आपको डायबिटीज होना ही है, आप बच नहीं सकते ये केमिकल से। बस ये मैं कहता हूँ, पिताजी को वापस देता हूँ। हेलो। तो मेरे लड़के ने उसके अथॉरिटी से आपको बताया कि भाई ये सारे केमिकल कैसे बनते हैं। अभी थोड़ी सी बात आगे, ये हाइड्रोजनेटेड घी जो है यानी डालडा, रिफाइंड ऑयल, ये सब, इससे क्लियरली किताब में बताया गया है कि पैंक्रियाज के बीटा सेल जल जाते हैं। ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन भी है, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है और मैं उसका रेफरेंस भी लेके आया हूँ। तो उसका रेफरेंस में अभी आपको बताता हूँ कि ये कहाँ बनाया है, किस ढंग से बनाया है और कैसे इस्तेमाल भी होता है। तो देखिए, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस बाय हाइड्रोजनेटेड घी, इसके बारे में पूरी जानकारी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। यहाँ किसने बताया है फिर? जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1963 41
1963,41,477 पेज नंबर एथेरोस्क्लेरोसिस 1971 में, 14,53 यहाँ भी बताया। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब धमनी काठिन्य, आपके शरीर में जो धमनियाँ है आपके शरीर में जिससे खून बहता है वो कठिन हो जाती है, वो कड़क हो जाती है, ये डालडा और हाइड्रोजनेटेड घी से। तो ये सारा गवर्नमेंट के पब्लिकेशन में बताया है। और भी पता है आपको पढ़ना होगा तो और भी आप पढ़ सकते हैं। और वो किताब का जो नाम है वो है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय R.L. नाथ, न्यू इंटरनेशनल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड 1996, पेज नंबर 104। इसमें हाइड्रोजनेटेड घी खाने के बाद शरीर में ट्रांस फैट्स यानी आइसोमर्स, ट्रांस फैट्स, इस पे पाबंदी लगाई गई है बहुत सारे देशों में। ये ट्रांस फैट्स मानवीय शरीर में किस रंग से बनते हैं वो पूरा ब्यौरा बताया है। H.W.V. कॉक्स ये किताब में पेज 731 में थ्योरेटिकली ऑल ड्रग्स यूज्ड इन थेरेपी आर पोटेंशियली पॉइजन ऐसे बताया है। तो ये सारी बातें ये किताब में बताई है। और ये किताब सारे लॉ की किताब है, लॉ में ये किताबों का इस्तेमाल होता है। R.V. सुब्रमण्यम, बटरवर्थ, न्यू दिल्ली पब्लिकेशन, मोदीज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिसिटी में पेज 324 में हम सारे जो केमिकल खा रहे हैं उसके बारे में बताया है कि जो सारे पॉइजन खा रहे हैं उसके बारे में बताया। बाद में ये डेनमार्क में 203 में, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड में ये ट्रांस फैट्स पे यानी मैं अभी जो बात कर रहा हूँ हाइड्रोजनेटेड घी, मार्गारीन, स्टिक मार्गारीन, कमर्शियल फैट वगैरह वगैरह, इस पे पाबंदी लगाई गई है। और कितना सारा उस पे टैक्स लगाया गया है उसके बारे में बताया। $2.9 यानी $2.9 अंदाजन 3 समझो तो 200-250 $250 उस पे फाइन लगाया, एडिशनल टैक्स लगाया उस पे। तो इतना सारा ये सारे देश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पहले से ही पता चल गया है कि भाई ये कितने जहर है, कितने पॉइजन। तो खान पान में से ये जब पॉइजन जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो यूं ही कम हो जाएगी। इम्यूनिटी, आप क्या लड़ेंगे रोग से? आप लड़ नहीं सकते इनसे जब डाउन हो गया। तो अभी मेरे घर में हम 3 जन हैं, उसमें मेरी पत्नी जिसका वजन कम है, मैं नेचुरोपैथी वाला हूँ। तो हम लोग कोरोना से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि आप मुंह को पट्टी लगा दे। सोच लीजिए मुंह की पट्टी जो है उसमें जो होल है वो कपड़े का होल है, और वो कपड़े का होल इतना बैंगल जितना है, समझो बैंगल जितना कपड़े का होल। और वायरस क्या है? तो वायरस ये सोई जितना है, तो वो होल में से तो आराम से जा सकता है भाई। तो मुंह को पट्टी लगाने से वैसे तो कुछ फायदा होगा नहीं। आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताना होगा तो माइक्रॉन्स ये लेंथ है। तो कपड़े का जो होल है उसका 500 माइक्रॉन, 600 माइक्रॉन इतना रहता है। और ये जो अपना वायरस है ना, वो वायरस जो है वो अबाउट 40 to 50 माइक्रॉन इतना ही रहता है, वो उसमें आराम से जा सकता है। तो एक बात वो हुई। और हमारे कान भी ओपन है। अरे जो वायरस से जाना होगा तो नाक में से काय को जाएगा, कान में से जाएगा। आप बोलेंगे कान, यस, क्योंकि कान और गला यूस्टेशियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। तो वो वायरस क्या देखेगा क्या कैसे जाना, वो तो आराम से यूस्टेशियन ट्यूब में से घुस के गले में चला जाएगा। तो आप पट्टी कहाँ कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे क्या? तो सोच लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। और आपकी इम्यूनिटी यदि मजबूत नहीं हो तो आप आराम से ये सारी बीमारियां खरीद सकते हैं। बात ये हुई कि फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पहले ये पॉइजन पूरे बंद करने चाहिए। और सारे पॉइजन कहाँ आते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। हम किचन में, रसोई घर में बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल करते हैं। आपको वैनिला के बारे में मालूम होगा, केक में इस्तेमाल होता है, बिस्किट में इस्तेमाल होता है। अरे वैनिला के बिस्किट तो बहुत पसंद होते हैं। वो लड़के लोग शादी में जाके 3-3, 4-4 कप वैनिला का आइसक्रीम लेके आते हैं। तो अभी देखिए ये किताब जो है ये फॉरेन की किताब है, द केमिस्ट्री ऑफ फ्रेग्रेंस ये नाम है इसका। और इसका जो ऑथर है उसका नाम है पाइबस। ये किताब कहाँ से आई है?
RSC रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन से ये किताब आई है। ये किताब में पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, इस पे क्या लिखा है देखो, इस पे लिखा है, मैंने रेड अंडरलाइन किया है, वो रेड अंडरलाइन में इसने लिखा है कि सिंथेटिक वेनिला इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्टार। कोल्टार का मतलब डामर, डामर रोड पे जो इस्तेमाल होता है वो डामर से आपका वेनिला बन रहा है। और वो वेनिला आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्किट के में इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसक्रीम से खा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल वेनिला की कीमत है 4 लाख रुपया पर किलोग्राम, 4 लाख रुपया। और ये वेनिला 150 रुपया 200 रुपया पर किलोग्राम मिलता है, वो छोटी बॉटल में आपको मिलता है। तो सस्ते में जो मिलता है वो उसका इस्तेमाल होता है और वो आपके शरीर में जा रहा है। तो ये सारी किताब में इंफॉर्मेशन दी है, ये पहली बात। बाद में आप सोचेंगे नहीं नहीं हम वेनिला ज़्यादा नहीं खाते, हम केले के स्वाद का आइसक्रीम खाते, तो वो नाम है एथिल ब्यूटीरेट। एथिल ब्यूटीरेट को केले का स्वाद आता है, केले का स्मेल आता है, वो एथिल ब्यूटीरेट। तो ये चमड़ा साफ करने का केमिकल है, वो केमिकल का इस्तेमाल होता है और उससे केले का स्वाद आता है। सोच लीजिए ऐसे 2000 केमिकल मार्केट में है, और मेरा लड़का बाजू में ही बैठा है जिसने परफ्यूमरी में उसकी डिग्री भी ली है बाद में। तो ये सारी जानकारी ये लड़के से कंफर्म हुई है कि भाई ये सारे केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं और ये केमिकल जो जहर है वो हमारे पेट में जा रहे हैं। अभी सोच लीजिए कि इतना सारा जहर जब आपके शरीर में जाएगा तो आपका शरीर उसको तो फेंक देने वाला है, जहर हमारा शरीर रखता नहीं है। तो अभी आगे बढ़ेंगे कि कफ बनता है, इसका मतलब क्या, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जितना आप शक्कर खाएंगे उतना आपको कफ बढ़ेगा, जितना आपको कफ की तकलीफ होगी। और ये बात डॉक्टर भी जानते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको शक्कर खान पान में नहीं देनी चाहिए, रियली कफ हुआ है उसको तो ग्लूकोज, अरे काय को भाई वो ग्लूकोज शक्कर चढ़ा दे उसको और कफ बढ़ेगा। तो वो और जब कफ बढ़ जाता है तो नाक में से वो कफ निकालते और दिखाते, अरे कफ इतना निकला, अरे कफ इतना निकला क्या, उसको कफ कैसे बनाते हैं आप वो देखो, सोच लीजिए। शक्कर खा खा के वो कफ बनता है। तो शक्कर खाने के बाद आप शरीर में, अभी देखिए अभी थोड़ा सा साइंस यहाँ आएगा तो वो साइंस जरा समझ लीजिए। पहले शरीर में बनता है ग्लायोक्सॉल, स्पेलिंग है GLYOXAL। क्योंकि मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आप यदि गूगल पे जाएंगे और ये ग्लायोक्सॉल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये जो जोगदेव बता रहा है वो सच इंफॉर्मेशन है। तो ये ग्लायोक्सॉल जो है केमिकल जो है वो शरीर में शक्कर से पहले बनता है, ये शक्कर से पहले बनता है। ग्लायोक्सॉल एक बार बना तो ये पूरा आपका लंग्स जो है, फेफड़ा जो है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है, पूरी वाट लगाता है उसकी। बाद में डेंजरस फॉर सेल्स, यानी आपके जो शरीर में कोश है, शरीर में पेशी है, उसके लिए भी वो डेंजरस है। एंड कॉन्सेंट्रेशन इन शुगर ब्लड राइजेस HB, यानी हीमोग्लोबिन में ये जो है ग्लायोक्सॉल वो जाता रहता है। और इसका पता आपको रिपोर्ट HbA1c से मिलता है, यानी वो HbA1c का रिपोर्ट निकालते तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये शक्कर उसमें भी घुस जाती है, हीमोग्लोबिन में भी घुस जाती है। जब हीमोग्लोबिन में शक्कर घुस गई तो वो आदमी चल नहीं सकता, उसको सांस में तकलीफ होती है, उसको यानी चलने के बाद वो सांस इतनी फूलती है उसकी सांस। तो HbA1c राइजेस रैपिडली, यानी फटाफट HbA1c उसका बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन इतना डिस्टर्ब हो जाता है शक्कर के खान पान से। मतलब ये शक्कर का जो खान पान है, ग्लूकोज का शरीर में जो बनना है वो लिमिट में ही होना चाहिए, यदि लिमिट से बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। इसके बारे में भी मैं एक इंटरेस्टिंग दाखला आपको दे दूं। मेरे यहाँ एक पेशेंट आया था, जो पेशेंट बड़ौदा से आया था, तो नाम तो नहीं बताऊंगा। तो उसके कान में से मवाद निकल रहा था, कान में से मवाद निकल रहा था। अभी मैंने बात की कि मवाद निकलता है का मतलब क्या, तो उसके शरीर में परु बन रहा था, पस बन रहा था। तो पहले तो वो डॉक्टर के पास गया, ENT स्पेशलिस्ट के पास गया। तो ENT स्पेशलिस्ट ने एक्सरे किया
आगे से, ऊपर से, साइड से, नीचे से वगैरह एक्सरे वगैरह सब निकाला और बोला कि भाई आपके कान की हड्डी जो है वो सड़ रही है, तो आपको तुरंत कल ही कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं करेंगे तो सड़न और बढ़ जाएगी और ब्रेन तक जा सकती है, तकलीफ आगे हो सकती है, पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। तो वो तो डर गया। तो उसने कहा कि भाई आपने जो ओपिनियन दिया है मैं सेकंड ओपिनियन लेता हूँ। तो वो मैं मुझे जानता था, यानी उसकी कुछ घर वालों को मैंने क्योर किया था नेचुरोपैथी से, तो वो मेरे पास आ गया। मैंने उसको कहा कि भाई तू पहले तेरे शरीर में जो शक्कर है उसकी जरा जानकारी कर दी, उसकी रिपोर्ट लेके आया। वो बोला कि भाई मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ। बोला डायबिटिक का सवाल अलग है, तेरी शुगर शरीर में जो है वो 100 से भी ज़्यादा होगी तो तुझे तकलीफ क्या होगी वो मैं बताऊंगा। तो वो शुगर का रिपोर्ट लेके आया, शुगर निकली 105, 100 से ज़्यादा निकली। तो मैंने कहा कि भाई ये शुगर की लेवल जब तक 90, 85, 90, 85, 80 तक नहीं आती नीचे, तब तक ये कान का मवाद निकलने वाला नहीं है, बंद होने वाला नहीं है, वो चलता ही रहेगा। तू कुछ भी ट्रीटमेंट कर, ऑपरेशन कर, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, कुछ भी कर। तो उसने बताया मुझे कि भाई ट्रीटमेंट क्या इसके लिए, नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट क्या। तो मैंने कहा कि शक्कर कैसे बनती है उसकी जानकारी पहले ले ले, शरीर में ग्लूकोज कैसे बनता है उसकी जानकारी ले ले। देखिए अभी मैं थोड़ी सी यहाँ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। यदि रन्स बढ़ाने होंगे तो कोई भी बैट्समैन बाउंड्री लगाता है, सिक्सर लगाता है, तो फटाफट 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 रन्स बढ़ जाते हैं। मगर वो यदि सिंगल लेगा तो रन्स उतने बढ़ते नहीं है। वैसे ही हम जब चाय में से शक्कर, चौड़े में से शक्कर, कढ़ी बनाई उसमें शक्कर, दाल में शक्कर, ये सारी शक्कर जब इस्तेमाल कर रहे हैं दिन में, तो उससे बाउंड्री और सिक्सर लगते हैं और शक्कर फटाफट 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 बढ़ जाती है। नंबर 2, जितना आप बॉइल्ड, जितना आप ये यानी पका हुआ खाना खाते हैं उससे भी शक्कर आराम से बनती है, आसानी से बनती है। मगर आप जितना रॉ डाइट खाएंगे उतनी शक्कर बनाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है, शरीर शक्कर बनाने में असफल रहता है। तो मैंने उसको बताया कि भाई तुझे रॉ डाइट और थोड़ा सा बेक डाइट यानी रोटी भाखरी वगैरह खाना पड़ेगा। बोला मैं रोटी तो जरूर खाऊंगा, मगर किसके साथ खाऊंगा? आप बता रहे हैं कि भाई पका हुआ यानी बॉईल किया हुआ नहीं खाना है। अरे मैं बोला कि भाई चटनी इतनी वैरायटी की है कि तू आराम से रोटी खा सकता है, आराम से भाकरी खा सकता है। बोला कौन सी चटनी? बोला टमाटर की चटनी बनाओ, टमाटर कच्चे हैं उसकी चटनी बनाओ, हरे टमाटर की चटनी बनाओ, कोकम की चटनी बनाओ, कोकम भी कच्चा रहता है उसको पकाया नहीं जाता है। बाद में आंवले की चटनी बनाओ, बाद में और शिमला मिर्ची वगैरह वगैरह सब मिक्स करके उसकी चटनी बनाओ, ये कच्ची चटनी वगैरह जो होती है उसकी चटनी बनाओ। कोथमीर और धनिया, उसकी धनिया और कड़ी पत्ता उसकी चटनी तो बहुत सुंदर ही बनती है, तो ये चटनी बनाओ। थोड़ा सा तीखा उसमें डाल सकता है तो नेचुरोपैथी में थोड़ा सा तीखा तो चलेगा। उसने बोला अरे इतने सारे जब कच्चे मेरे लिए खान पान के लिए है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो उसने 18 दिन 18 डेज ये काम किया। 18 दिन के बाद उसके कान का मवाद बंद हो गया। कान का मवाद बंद हो जाने के बाद वो जरा कॉलर टाइट करके वो फिर डॉक्टर के पास गया, ENT स्पेशलिस्ट के पास गया और उसको बोला कि देखो मेरे कान का मवाद बंद हो गया। वो बोला कान का मवाद तो बंद हो गया होगा मगर अंदर सड़न चालू होगी तो तेरे को ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो बात ये हुई कि लगभग 11-12 साल के बाद मेरा जब बोरीवली में लेक्चर हुआ है, ये लेक्चर यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे पहला ही मेरा लेक्चर है। तो वो लेक्चर के समय कौन सा रोटरी क्लब ने अरेंज किया था। रोटरी क्लब का मैं बहुत आभारी हूँ। तो रोटरी क्लब ने वो लेक्चर अरेंज किया था और वो लेक्चर में वो पेशेंट आया था बड़ौदा से। तो वो पेशेंट जब आया था तो मैंने वो पेशेंट को खड़ा किया, वो आपको दिखाई देगा उसमें, और बोला क्या भाई 12 साल में आपके ब्रेन को कुछ तकलीफ हुई है क्या? तो वो बोला मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, मेरे कान से फिर कभी मवाद आया नहीं क्योंकि मैंने शक्कर मेरे ज़िंदगी से हटा दी है, मेरे ज़िंदगी से हटा दी है। सोच लीजिए आप कि इसमें मवाद कैसे बनता है, जो बात मैंने पहले की किससे मवाद किस ढंग से बनता है। अभी इससे जो मवाद बनता है उसके बारे में मैंने अभी जो बात की वो ग्लायोक्साल के बारे में बात की। तो ये ग्लायोक्साल का कलर कैसे होता है देख लीजिए।
ये ग्लायोक्साल का कलर है वो हरा और पीला रहता है। तो शरीर, मैंने बताया कि शरीर ये ग्लायोक्साल रखता नहीं है, ये पॉइजन है, ये फेंक देता है बाहर। तो ये जो कफ बना है ग्लायोक्साल, ये है पॉलीमर है, यानी कफ थोड़ा सा पॉलीमर भी है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये फेंक देता है शरीर। और कफ का नाक में से निकलने वाला और गले में से निकलने वाला जो कलर है वो भी आप देखेंगे येलो और ग्रीन ही कलर है। तो ये सारा जो है शक्कर की खान पान से जो बन रहा है वो बंद करना चाहिए। तो मुझे बहुत सारी महिला पूछती है शक्कर बंद करेंगे तो मीठा क्या खाएंगे, जैसे मीठा कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं। अरे खजूर बनाया है, बाद में ये अंजीर बनाए हैं, बाद में अपने ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं, वो इतने सारे स्वीट है, तो उससे आप स्वीट का मज़ा ले सकते हैं। मगर डायबिटीज लोग क्या करते हैं, वो जो गोली है ना छोटी सी, वो गोली डालते हैं और बनाते हैं कि कितनी मीठी हो गई चाय, कितनी मीठी हो, कितना मीठा हो गया दूध, उसका नाम है अस्पार्टेम। अस्पार्टेम बहुत सारे ये नाम है। पहले उसका नाम था सैकरीन, बाद में दुनिया को पता चला कि सैकरीन से कैंसर होता है, इसीलिए सैकरीन निकाल दिया, और बाद में अस्पार्टेम, एलिटेम वगैरह, एसिसल्फेम के, ये नाम के सारे शक्कर बनाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी सी जानकारी उसकी भी मैंने ये मेरे किताब में दी है, हमारा पाचन तंत्र, खान पान की आदतें वगैरह, ये किताब का नाम है, मैंने ही लिखी है खुद ने। तो ये किताब में देखिए आप कि किस ढंग से ये सारी शक्कर बनती है, उसके बारे में मैंने बताया है कि आपको पता है कि सैकरीन, टोल्यूइन, ये अलकतरा यानी डामर का इस्तेमाल करके ये बनता है। ये केमिकल प्रोसेसिंग का नाम है रैमसन फाबर प्रोसेस। ये केमिकल जो जिसने बनाते हैं वो संशोधक, इसका नाम है अस्पार्टेम नाम का। और भी एक प्राकृतिक उत्पादन है जो अभी स्पूनफुल, जीरो, इक्वल, ये सारे नाम जो है, ये जो डाले जाते हैं ना गोली के, ये सारे नाम है उसके। तो इसमें क्या होता है इस्तेमाल, अबाउट 14%, 14% उसमें लट्ठा इस्तेमाल होता है। लट्ठा समझ गए आप, लट्ठा यानी मेथिल अल्कोहल, यानी दारू शराब, इसका इस्तेमाल होता है 14%। और ये जो मेथिल अल्कोहल है उसका सीधा असर आँख पे होता है, और आँख की रोशनी जब कम हो जाती है तो वो आदमी अंधा हो जाता है। पॉइजन किस ढंग से आपके शरीर में जा रहे हैं उसकी जरा जानकारी ले लो। तो अभी डॉक्टर को ये भी बताना जरूरी है कि शक्कर बंद करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्कर की गोली खाओ, शक्कर पूरी तरह से बंद करो, और नेचुरल प्रकृति ने जो दिया है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे छुहारा है, छुहारा की पाउडर बहुत सुंदर बनती है, तो ये छुहारा की पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ढंग से मीठापन और भी बढ़ाने के लिए डल्सिन नाम का एक केमिकल इस्तेमाल होता है, और मगर उस पर बहुत सारे देशों ने पाबंदी लगाई है क्योंकि इसमें बहुत सारे गंदे केमिकलों का इस्तेमाल होता है। और भी जो केमिकल है उसका नाम है उसका नाम है आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड इस्तेमाल भी होता है ये शक्कर बनाने में, शक्कर की गोलियां बनाने में। सोच लीजिए किस ढंग से आपके शरीर में पॉइजन जा रहे हैं। इस ढंग से यदि आपके शरीर में पॉइजन जाएंगे तो क्या आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी भाई, वो इम्यूनिटी डाउन ही होती जाएगी। दिन ब दिन आपके इम्यूनिटी डाउन जो हो जाएगी तो आप ये कोरोना क्या, और भी उसके बाद डरोना वगैरह आ जाएगा, तो आप बर्बाद तो होते ही रहेंगे। तो ये सारे केमिकल अपने किचन से हटा दो, हो सके तो ये सारे केमिकल किचन से हटा दो। सैकरीन नाम की शक्कर, सैकरीन नाम का जो केमिकल मैंने बताया वो शक्कर से 550 गुना इतना मीठा है। अभी इतना सारा मीठा जब आपके मुंह में जाता है तो पहली बात तो ये होती है कि ये मीठापन ब्रेन को पता चलता है कि भाई मीठापन आ गया, भले शक्कर है नहीं है, ये एक गोली है, मगर मीठापन का पता तो ब्रेन को चल गया। तो ब्रेन से ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ जाते हैं, वो पैंक्रियास को जाते हैं, यानी स्वादुपिंड को जाते हैं, अग्नाशय कहते हैं उसे, तो स्वादुपिंड, तो स्वादुपिंड को जाते हैं। स्वादुपिंड क्या करता है, अभी स्वादुपिंड इंसुलिन बनाता है, मगर हमारा इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी सिर्फ
10 यूनिट है, 10 यूनिट्स ओनली है। तो 10 अभी इतना जब 550 गुना ज़्यादा इतना स्वीट जब जा रहा है तो क्या शरीर उसको हजम करेगा? और आपने तो बीटा सेल भी जला दिए हैं, तो शायद वो इतना भी 10 यूनिट भी नहीं बना सकता। तो वो सारा जो है वो वैसे की वैसे खून में जाता है, और वो खून में जब गया तो मैंने जो ग्लायकोसाल की बात की वो ग्लायकोसिल बनता है। अभी ग्लायकोसाल मैंने बताया कि पस बनाता है, तो डायबिटिक जो पेशेंट है उसके पैर पे फोड़े आते हैं, पैर पे फोड़े आते हैं, पैर पे फोड़े आते हैं, वहाँ मवाद निकलता है, तो बाद में डॉक्टर बोलता है अभी पैर काटना पड़ेगा भाई। सोच लीजिए कि ऐसी पॉइजन खा के यदि आप अपना पैर गंवा बैठते, पैर जब काटते हैं, तो उससे बढ़िया यह है कि भाई ये खान पान बंद कर दो, ये गलत चीज़ों का खान पान बंद कर दो, और यदि ये काम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से और आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर के 5-10 मिनट जो बाकी है, 1 घंटे का लेक्चर था, मैं समझता हूँ 1 घंटे का ही है, तो 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका फिर खान पान क्या होना चाहिए। यानी मैं क्या खा रहा हूँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता, क्योंकि चाय कॉफ़ी में भी ग्लायकोसाल है, कितने % है वो मैंने लिखा है, मगर अभी समय कम है इसलिए नहीं बताता हूँ। ये ग्लायकोसाल किस कौन सी चीज़ में है उसका मैं शॉर्ट में आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। शक्कर में तो है ही, मगर शक्कर के साथ साथ ये जो है ये आपके शरीर में चाय कॉफ़ी से भी ग्लायकोसाल जा रहा है। क्योंकि मुझे कोई बार लोग पूछते कि भाई हम लोग बिना शक्कर चाय पियेंगे, अरे बिना शक्कर चाय पियेंगे तो ग्लायकोसाल तो शरीर में जाने वाला है। बाद में रिफाइंड ऑयल में भी ग्लायकोसाल बन रहा है। बाद में ये आप जो हाइड्रोजनेटेड घी है उसमें से भी आपके शरीर में ग्लायकोसाल जा रहा है। तो ये सारी अलग अलग बातों से आपके शरीर में ग्लायकोसाल जाता है, और तकलीफ तो आपको होती ही है। तो मेरे खान पान में सुबह चाय कॉफ़ी तो होती ही नहीं, मैं अलग अलग ढंग के जूसेस लेता हूँ। जैसे कभी संतरा का जूस, मौसम्बी का जूस, कभी कभी पाइनएप्पल का जूस, कभी कभी अनार का जूस, जैसे मौसम हो वैसे। मगर आप कहेंगे अरे ये तो बहुत महंगा है। ठीक है, सस्ता भी है ना, गाजर का जूस है, गाजर का जूस नहीं होगा तो गाजर के पन्ने का जूस भी ले सकते हैं आप, क्योंकि गाजर के पन्ने में ए विटामिन 30 टाइम्स मोर, 30 गुना ज़्यादा है, और आयरन 8 गुना ज़्यादा है। इसके बारे में 1-2 मिनट में मैं आपको दाखला दे दूँ। मेरा भाषण था जोधपुर में, तो जोधपुर के डॉक्टर जो थे नेचुरोपैथी के, उनको साइंस कुछ मालूम नहीं था, तो मैं वहाँ बैठा था, तो एक महिला को 2 जन पकड़ के लेके आए, क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं था, पकड़ के लेके आए। तो मैंने पूछा उसको कि भाई क्या तकलीफ क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे आँख को स्टीवन जॉनसन बीमारी हो गई है। स्टीवन जॉनसन तो लोग तो डरते हैं, ऐसा नाम, बड़ा बड़ा नाम, लंबा नाम लिया तो स्टीवन जॉनसन बीमारी हो गई है आपको। तो उसके आँख में से परु निकलता था, पस निकलता था, मवाद निकलता था, और उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ के डॉक्टर ने पूछा कि भाई हमको तो इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में मालूम नहीं, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं बोला पहले तो आप यह काम कीजिए कि उसकी लीवर जो है वो ठिकाने पे लाइए। नंबर 1, लीवर ठिकाने पे कैसे लाना? अरे पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, लीवर ठिकाने पे आ जाती है। नंबर 2, उसको अभी के अभी गाजर के पत्तों का जूस दो। गाजर का जूस देंगे तो ठीक है, वो बात की है, मगर गाजर का पत्ते का जूस अभी दे दो। बोले गाजर के पत्ते? हाँ। मैं बोला वार्ड बॉय को भेजो अभी मार्केट में। तो वार्ड बॉय मार्केट में गया, वो जो बेचने वाला था उसको पूछा कि भाई मुझे गाजर के पत्ते चाहिए। तो वो बेचने वाला बोला गाजर के पत्ते? अरे लोग तो गाजर लेके जाते हैं, तू काय को पत्ते लेके जा रहा है? वो बोला नहीं, मुझे हॉस्पिटल में बताया कि भाई पत्ते चाहिए। वो बोला वहाँ रखे जो हम अभी भैंस को, गाय को वगैरह खिलाने वाले। देखो गाय भैंस को चश्मा नहीं लगता, ये आदमी को ही चश्मा लगता है। तो तो वो जो है उसने उठाया, वो सब पत्ता वगैरह उठाया, वो थैली में भर के उसको पूछा कि भाई कितने पैसे हुए? तो बोला तू मेरे को काय को पैसे दे रहा है? मैं ही तेरे को पैसे दे रहा हूँ कचरा उठाने के लिए, लेके जा। तो वो लेके आया। बाद में सुबह 1 गिलास, दोपहर को 1 गिलास और शाम को 1 गिलास, ऐसे दिन में 3 बार उसको गाजर के पत्तों का जूस देना शुरू कर दिया। बाकी तो खान पान ऑर्डिनरी था, जो नेचुरोपैथी में होता है वही खान पान था। 10 दिन में उसके आँख का मवाद बंद हो गया,
आँख का मवाद बंद हो गया, मगर नज़र आना बहुत डिफिकल्ट था। तो बात ये बनी कि लगभग 2 साल के बाद मेरा गुजरात में भाषण था। मैं गुजराती बहुत अच्छी तरह से बोलता हूँ, तो गुजरात में मेरा भाषण था। तो गुजरात के भाषण में 3 दिन का कैंप था वहाँ बिदड़ा 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 में कैंप था उस वक्त। तो बिदड़ा कैंप में वो महिला आई थी और किसी के भी मदद के बगैर 3 दिन घूम रही थी पूरे कैंप में। मतलब उसकी नज़र अच्छी हो गई थी, अभी पता नहीं कितने %, मगर वो घूम रही थी। वो मेरे रूम में आके मुझे यानी मेरे पाँव पकड़ी और बोली। मैं बोला मेरे पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं, आप प्रकृति के पाँव पकड़ो कि जो प्रकृति ने आपको ठिकाने पे लाया है। और ठंडे पानी का पेट पे इस्तेमाल पट्टी और गाजर का पत्ते का जूस, ये इन्होंने ही उसको ठिकाने पे लाया है। तो ये सारी बातें बनती है प्राकृतिक चिकित्सा में, इसीलिए मैं सुबह ये गाजर का जूस भी लेता हूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई गाजर का जूस भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये फीडिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कुपोषण 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 की बात बहुत करते हैं। अरे मैं कहता हूँ, क्या बंदर के खीसे में पैसे रहते हैं क्या? क्या बंदर कहाँ कामकाज करता है क्या पैसे कमाने के लिए? मगर वहाँ कभी कुपोषण नहीं रहता, क्योंकि उसको मालूम है कि सी विटामिन मुझे चाहिए, तो मैं इमली के हरे पत्ते जो है वो खा सकता हूँ। अभी इमली के हरे पत्ते के लिए कहाँ पैसे लगते हैं? इमली के हरे पत्ते तो आप कहाँ भी मिल जाएंगे। कोकम, एक कोकण में जाएंगे तो कोकम तो कहाँ भी मिल जाएंगे। करौंदा 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 भी आपको बहुत, अरे करौंदा तो ऐसे मई जून में तो ऐसे ही गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो ख़राब होती है उसमें सी विटामिन काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ों का मैं सुबह जूस देता हूँ। अभी एक बात और रह गई कि मेरे खान पान में मेरी थाली जो है उसमें क्या क्या रहता है। देखो मैं डायबिटिक भी नहीं हूँ, मेरे को ब्लड प्रेशर भी नहीं है, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है, मेरा वज़न भी काफ़ी है, काफ़ी यानी नॉर्मल। तो खान पान में मैं 40% अबाउट 40% रॉ डाइट रखता हूँ, अबाउट 40%। जब आप बीमार रहते हैं तो ये रॉ डाइट 70% तक जाता है, मगर आपकी सेहत अच्छी हो तो अबाउट 40% आपका रॉ डाइट होना चाहिए। रॉ डाइट का मतलब ये नहीं कि कटोरी में कच्चा लिया और खा लिया, ठीक है वो तो बात होनी ही है, कच्चा लेके आप खाएंगे ही। जैसे आपने मूली का, गाजर का, शिमला मिर्ची का टुकड़ा लिया, वो कटोरी में लिया और खा लिया। मगर दूसरे प्रकार से, दूसरे टाइप से आप क्या कच्चा खा सकते हैं? आप कच्चा खा सकते हैं वो चटनी मैंने जो बताई, वो अलग अलग ढंग की चटनी खा सकते हैं। टमाटर की चटनी, शिमला मिर्च की चटनी, अरे सूरन की चटनी भी बहुत सुंदर बनती है, कच्चा सूरन, तो सूरन की चटनी, ये सारी चटनियाँ जब आप बनाएंगे, कोकम की चटनी, नारियल की चटनी, कोसमरी की चटनी, धनिया की चटनी, ये सारी चटनियाँ जब आप बनाएंगे तो आपके पेट में कच्चा चला जाएगा। ये दूसरा। नंबर 3, इसे कहते हैं कचुम्बर। तो कचुम्बर में भी आपके पेट में कच्चा चला जाएगा। आप कच्चा ककड़ी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, उसको मिक्स करके वो चला जाता है। बाद में उस पर थोड़ा सा बघाड़ दे दिया, उस पर थोड़ा सा तड़का दे दिया, तो उसको बोलते हैं रायता। ऊपर है बघाड़, ऊपर है उस पर तड़का, मगर नीचे सब कच्चा है, टेस्ट तो आती है उसको, तो वो भी आप कच्चा खा सकते हैं। बाद में दही रायता भी बनता है, तो उसमें थोड़ा सा दही डाला और कच्चा खा लिया। इस ढंग से आप 30 to 40% अलग अलग ढंग से कच्चा खा सकते हैं। बाद में आपका ऑर्डिनरी खाना जो है, दाल चावल रोटी वगैरह वगैरह, वो भी आता है। मगर एक बात याद रखिए कि चावल से बढ़िया क्या रहेगा, आपके पेट में सब्जी जानी चाहिए। तो चावल से बढ़िया रहेगा कि आप उसको पुलाव बनाएंगे, तो पुलाव में एक दिन बनाएं कि तिनला पुलाव बनाएंगे, दूसरे दिन फ्लावर पुलाव बनाएंगे, तीसरे दिन गोभी पुलाव बनाएंगे। तो ये सारे सब्जियां आपके पेट में जाएगी, क्योंकि ये सब्जियां में एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, नेचुरल स्टेरॉइड्स है। इसकी बात तो अभी तक मैंने की नहीं है, क्योंकि ये बातें करूंगा तो बहुत समय लगेगा। तो ये रहता है। बाद में रोटी से आप बढ़िया रहेगा यदि आप बनाएंगे पराठा, क्योंकि ये पराठा में भी आपके पेट में सब्जी जाएगी। भले आलू जाएगा तो कुछ तकलीफ नहीं है। गाजर पराठा, आलू पराठा, ये अलग अलग ढंग से पराठे बनाइए तो आपके पेट में और भी सब्जी जाना शुरू हो जाएगा। तो इस ढंग से मेरा खान पान जो है
यानी पूरी थाली जो है वो पूरी थाली मैं खाता हूँ। ऐसा नहीं नेचुरोपैथी कुछ खाता नहीं है, नेचुरोपैथी वाला कुछ खाता नहीं है, और वो भी टेस्ट से खाता हूँ। पहले मैं सूप पीता हूँ, काफ़ी सूप बनते हैं। अभी कोरोना में यदि आदमी सूप लेना शुरू कर देगा, अलग अलग ढंग के, टमाटर का सूप, गाजर का सूप, गोभी का सूप, बाद में दूधी का सूप, ये अलग अलग ढंग के सूप बनाओ और पीना शुरू कर दो, आपको पता चलेगा कि अरे कोरोना तो भाग जाएगा, यूं ही कोरोना वहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुड कैल्शियम इन योर बॉडी। कैल्शियम के टैबलेट नहीं, गुड कैल्शियम इन बॉडी। तो लास्ट की 2 मिनट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गुड कैल्शियम आपके शरीर में किस ढंग से जाता है। ये जाएगा सूप में से। सबसे बढ़िया सूप बाम्बू सूप रहेगा, क्योंकि बाम्बू में काफ़ी कैल्शियम है। आप देखिए 5 स्टार होटल में बाम्बू सूप दिया जाता है, मगर पब्लिक ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं करती। ये बाम्बू अभी मिलते हैं, जून में, जुलाई में, अगस्त में वगैरह, जब बरसात होती है तब बाम्बू मिलती है आपको। तो बाम्बू के टुकड़े बना के आप 1 साल पूरे रख सकते हैं उसको। तो ये बाम्बू सूप बनता है। बाद में दूसरा सूप जो है जिसमें काफ़ी कैल्शियम है और लिपोप्रोटीन्स है, वो है मशरूम। तो मशरूम का सूप भी आप पीना चाहिए। नंबर 3 वो मकाई, सफ़ेद मकाई, उसमें भी कैल्शियम काफ़ी है। तो ये तीसरा नंबर का सूप है। चौथा नंबर का सूप जो है वो है कच्चे केले, क्योंकि कच्चे केले में काफ़ी कैल्शियम है। तो ये कच्चे केले का सूप भी बहुत सुंदर बनता है। तो ये सूप हुआ। बाद में अमरुद यानी पेरू यानी गुआवा, इसका सूप तो इतना सुंदर बनेगा कि आपके घर वाले पूरा सूप ही पीना शुरू कर देंगे, शायद वो खाना भूल जाएंगे। तो सोच लीजिए कि इस ढंग से मेरा खान पान शुरू होता है सूप से, और खान पान के आखिर में थाली में मैं छाछ पीता हूँ। क्यों? क्योंकि छाछ जो है वो आपकी शरीर में जो एसिडिटी है वो ख़त्म कर देता है। मगर वो छाछ कैसा होना चाहिए? वो छाछ में थोड़ा सा मलाई होना चाहिए। थोड़ी मलाई तो होनी ही चाहिए। आजकल मलाई पूरी ढंग से निकाल देते हैं, वो गवर्नमेंट तो निकाल देता ही है, मगर घर वाले भी निकाल देते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ी मलाई होनी चाहिए, याद रखिए। तो ये मलाई जो है ये आपका पूरा एसिडिटी तो निकाल ही देती है, मगर हो सकता है कि शायद अल्सर वगैरह हो तो वो भी क्योर कर देता है। तो इस ढंग से मेरा खान पान सुबह और शाम को रहता है। तो सोच लीजिए कि ऐसे खान पान होगा। शक्कर घर से आप निकाल देंगे, डालडा आप घर से निकाल देंगे, बिस्किट केक नान खटाई खारी आप घर से निकाल देंगे, तो आपको कोरोना के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं, और फ्यूचर में डरोना आ जाएगा तो भी डरने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। Thank you, sir. I request Falguni to please take the question and answers. Yeah, thank you, Rita. Falguni, just a moment. Yeah, just a moment, Falguni. If you can permit, I'll just say a few words in honor of my guru, my professor, Zogdev sir. Zogdev sir, thank you. बहुत अच्छी बात बताई। सब लोगों को मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग सर को यानी प्रोफेसर बोलते हैं, उसको आचार्य बोलते हैं। आचार्य यानी जो आचरण करते हैं, जिस चीज को बताते हैं उसका आचरण करते हैं। तो सर को मैं 96-97 में मिला था। उसके बाद आज इतने सालों के बाद हम लोग फिर मिलते रहे, थोड़े कुछ साल, फिर बहुत साल तक मिले नहीं। उनकी जो एनर्जी है, उनका जो स्वास्थ्य है वैसे के वैसा है, तभी जैसा बोलते थे। तो ये सब है उनका, ये जो सब चीजें बताइए, उस चीजों का आचरण करते थे, उनको आचार्य बोलते हैं। जो आचरण करते हैं, जो बातें बताते हैं, तो वैसा ही तो उनका ये खुद जीता जागता उदाहरण है। रोगों से दूर रहना, और उनकी जो उनके वाइफ के बारे में बताया, उनको बहुत सारे तकलीफ थे, उसमें से बाहर निकाला, उसके बाद उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रखा। ये सब ये जो चीजें जो बताई है उसके बदौलत वो रख सके। अपनी वाइफ को ठीक ही नहीं किया, पत्नी को, लेकिन साथ में हमारे जैसे लोगों को तैयार किया उन्होंने। हम लोग इनका सब सिखाया हुआ हमारे पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं। और मैं बताता हूँ कि इतने बहुत ही कठिन स्थिति में आए हुए पेशेंट को भी इसका फायदा होता है। ये हम दूसरे जो उन्होंने बताया उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, कभी आपसे शेयर करेंगे टाइम मिलेगा तो। लेकिन इतनी आसानी से एकदम क्या क्रिटिकल कंडीशंस ठीक हो रहे हैं उनके रिसर्च की वजह से। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर टॉक्स टू ऑल ऑफ यू। और जिसको ऐसा डाउट है कि हमारे घर में बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो शक्कर खा के जिंदगी गुजर चुकी है, तो क्या इतना शक्कर खराब, ऐसा किसी किसी को डाउट आ जाता है,
मैंने देखा है ऐसा नहीं कि केवल म्यूकस होगा या सर्दी होगी, लेकिन लोगों को कैंसर निर्माण होता है जिंदगी के आखिर में, पता नहीं अंदर बढ़ रहा है चक्कर की वजह से। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग 70-80 साल जिए शक्कर खाते हुए, अभी अभी आप बता रहे हैं कि ऐसा कैसा, लेकिन बहुत अंदर बीमारी बनती रहती है, हमारा लाइफ की एनर्जी खत्म होती जाती है, हमको पता नहीं चलता है, आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, ये सब शक्कर की वजह से और इस केमिकल्स की वजह से। तो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू रीटा जी ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। Thank you, Kaustubh ji. You're welcome. Thank you. Okay, It was our pleasure to have Dr. David Arun ji with us. It was real बहुत ज्यादा information जो हम लोगों को कभी मालूम नहीं था, ऐसी information आज मिली है। एकदम invaluable treasure है ये तो। Yes, for our doctors like us, we put this into practice for our patients, and it gives wonderful results. I will tell you. जी। Practical things, what he says. उन्होंने तो अपनी वाइफ का खुद का ये किया है, so it's we have as a सामने से एक पूरा है उदाहरण। Yes, exactly. Falguni, you can now take the questions, please. Yeah, am I audible? Yes. Okay. So first of all, thank you, Dr. Arun Jogdev and Dr. Kausalvi. मेरे गुरु के गुरु, मेरी मम्मी के भी गुरु डॉक्टर अरुण जोगदेव। बहुत हमने, मम्मी ने भी आपको फॉलो किया है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि आप बिल्कुल हेल्दी है और पूरे दिन का रुझान पाता। इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज सकती हो? 75. व्हाट इज योर एज? 75. ओके, ग्रेट सर। आप रिवर्स आज 57 की एज के हिसाब से आपका लिया है। सर, क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है कि शक्कर नहीं खानी है तो गुड़ सकते हैं? हेलो। यस सर। आपका क्वेश्चन फिर से एक बार। यस सर। हाँ, काफी सारों ने पूछा है कि शक्कर नहीं खानी है तो गुड़ खा सकते हो क्या? हाँ, जैगरी। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। गुड़ भी होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक गुड़ होना चाहिए, क्योंकि महिला जो है वो गुड़ जो है वो सफेद पसंद करती है। अभी गुड़ को सफेद बनाने के लिए उसमें सारे केमिकल जो डाले जाते हैं, उसका नाम है, एक का नाम है बेंजीन। अरे बेंजीन तो पूरा कैंसर करने वाला केमिकल है, तो उससे गुड़ सफेद बनाया जाता है। और उसमें हाइड्रोक्स नाम का केमिकल जो डाला आता है, उसमें पूरे डिटर्जेंट आते हैं, डिटर्जेंट यानी कपड़े धोने के, वो कपड़े धोने के बजाय गुड़ को धो डालते हैं और गुड़ को सफेद बनाते हैं। तो गुड़ जो है इस्तेमाल जो होना चाहिए वो ऑर्गेनिक यानी विदाउट केमिकल, उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि नो केमिकल इज यूज्ड। ओके सर, ब्राउन शुगर ले सकते हैं? इज ब्राउन शुगर गुड? शुगर आखिर ब्राउन हो, खड़ी शक्कर हो, कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बताया कि क्रिकेटर जब बाउंड्री लगाता है, क्रिकेटर जब सिक्सर लगाता है तो फटाफट रन्स बढ़ते हैं, वैसे ये शक्कर वाली चीजें जो है उससे आपके शरीर में ग्लूकोज जो है वो फटाफट बढ़ जाएगा। तो उसका भी इस्तेमाल बहुत लिमिट में होना चाहिए, गुड़ का भी। ओके another question सर इज ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ, तेल कौन सा यूज करना चाहिए? ऑयल में ब्रांड का नाम तो बताऊंगा क्योंकि काफी ब्रांड है ऑयल में, और उनके नाम बताऊंगा तो शायद वो लोग बोलेंगे कि वो हमारा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। मगर तेल जो है वो फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर मतलब कच्ची घानी का तेल, जो हमारे बाप दादा खाते थे। बैल की घानी पे बैल घुमा घुमा के तेल बनता था, अभी मशीन से प्रेस करके तेल बनता है, इसीलिए उसे प्रेस्ड ऑयल भी बोलते हैं, या तो उसे फिल्टर ऑयल भी बोलते हैं। ओके सर, या थैंक यू सर। व्हाइट ब्रेड के बाद क्या वो खा सकते हैं? ब्रेड, हाँ, व्हाइट ब्रेड खा सकते हैं क्या? ब्रेड घर पे जरूर बनता है, और वो गेहूं के आटे से भी बनता है, बहुत सुंदर बनता है। उसके लिए यीस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यीस्ट का इस्तेमाल किस ढंग से करना, वो थोड़ी सी जानकारी मैं 1-2 मिनट में दूंगा आपको। कि शायद 2 कटोरी आपका गेहूं का आटा होगा तो आपको 2 चम्मच तक यीस्ट लेना पड़ेगा। वो यीस्ट भी गर्म पानी में, जल्दी वो यीस्ट भी थोड़ा सा गर्म पानी में लेंगे और उसको एक्टिव बनाएंगे तो और फायदा होता है। एक्टिव बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा वो 4-5 चम्मच पानी में
गेहूं का आटा और थोड़ा सा गुड़ डालें और थोड़ा सा 2 चम्मच ईस्ट डालें, उसको घुमा घुमा के 20 मिनट तक रखें। 20 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि वो पूरा ईस्ट ऊपर तक आ जाएगा ग्लास में, और जब पूरा ऊपर तक आएगा तो उसको कहते हैं एक्टिव ईस्ट। अभी एक्टिव ईस्ट में आप वो घोल बनाएंगे यानी गेहूं का आटा, और उसमें डालेंगे और थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आटा बहुत सुंदर तरह से बनेगा। उसको 1.5 घंटा रखिए, वो आटा फूल जाएगा और आपका ब्रेड बहुत सुंदर बनेगा। तो यीस्ट हमारे शरीर के लिए खराब नहीं है सर? यीस्ट खराब या यीस्ट नहीं है। दही पे जो आटा आता है उसको नहीं है ना? ओके। यीस्ट कहते हैं। खजूर आप 2-3 दिन रखेंगे तो उस पे आटा आएगा, उसको भी यीस्ट कहते हैं। तो वो खराब चीज नहीं है। ओके, फिर लोग पूछा है सोडा, सोडा ले सके क्या, उसके क्या साइड इफेक्ट? क्या क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग अगर इन पर सोडा यूज किया, बेकिंग सोडा से आपका बी विटामिन बॉडी का जो है वो पूरा खराब हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। जब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है तो मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाता है, मुंह में फोड़े आते हैं और आपकी जो टंग है वो लाल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत करो। और बेकिंग सोडा की वैसे जरूर भी नहीं है। मैंने 22 साल में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया ही नहीं। ओके। जूस का क्या शेयर कर सकते हैं? कौन से जूस का हम मिक्स कर सकते हैं? जिसके लिए हम क्या मिक्स कर सकते हैं? फिर से एक बार रिपीट करो। या जूस, अगर हम जूस, आपने बोली मैं जूस पीता हूँ, मिक्स करते हैं या एक टाइम एक पीना है? जो सर आपने जो जूस के बारे में बताया ना, तो जूस 2 चीजें मिक्स कर सकते हैं कि सिंगल कंजम्पशन करना है, वैसे पूछ रहे हैं। हाँ, जूस अभी जूस अलग अलग ढंग के मैंने बताता हूँ मैं। जैसे मूली का जूस है, तो मूली के जूस में पेरोक्सिडेज नाम का एक एंजाइम है जो आपके लीवर पे सीधा अच्छा असर करता है और आपको पित्त जो है वो बनाने में शुरू करता है। तो अभी मूली का जूस तो एब्सोल्यूट मूली का जूस ही ले लो, क्योंकि मूली का जूस थोड़ा सा तीखा रहता है, तो वो लेना चाहिए तो थोड़ा सा कम ही लेना चाहिए, वो याद रखो। बाद में आप ककड़ी का जूस लेंगे तो उसमें भी एंजाइम है, जो अमाइलेज हमारे मुंह में तैयार होता है वो उसमें है। शिमला मिर्च में अमाइलेज एंजाइम है। तो ये सारे एंजाइम जो है वो आपको यदि चाहिए तो जूसेस अलग अलग ढंग के ले लो। जैसे एक दिन शिमला मिर्च का लिया तो शिमला मिर्च में भले लाल पीली या हरी तीनों मिक्स करो। एक दिन ककड़ी का लिया, एक दिन दूधी का लिया, ऐसे इस ढंग से जूसेस ले लो। 2 वेजिटेबल्स साथ में मिक्स कर सकते हैं जूस के लिए? वो नहीं करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी तक मुझे एंजाइम केमिस्ट्री के बारे में पूरा पता नहीं चला है। जैसे एक में कैटालिस एंजाइम है और दूसरे में पेरोक्सिडेज एंजाइम है। अभी ये दोनों यदि मिक्स होंगे तो क्या होगा उसका मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग जो है जूसेस वो लेंगे तो हर एक एंजाइम का आपको फायदा मिलेगा। सर ना क्वेश्चन इज हम तेल को यूज नहीं करना है और घर के घी में खाना बनाया तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है क्या? एक बार रिपीट करो, आवाज आराम से बोलो। अगर हमें ऑयल ही यूज करना है, तेल को नहीं करना है, हाँ, और घर के घी में खाना बनाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप घी जरूर बना सकते हैं। वैसे तो कुछ रेसिपी घी के बगैर भी बनती है। इससे आपने मूंगफली का थोड़ा पाउडर बना के डाल दिया ऑटोमेटिक उसमें भी आप बना सकते हैं। तो तेल और घी का वैसे भी जरूर नहीं, मगर प्रिय मत बंद मत कीजिए। कोलेस्ट्रॉल ये जरूर है, एलडीएल एलडीएल की भी शरीर को जरूर है। उसके ही आपके शरीर के स्टेरॉइड्स बनते हैं, जो मैंने मेरी किताब जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम की किताब है, ये मैंने लिखी है। और इसमें मैंने पूरा बताया है कि आप यदि ये सब खाना बंद कर देंगे तो आपके शरीर में नेचुरल स्टेरॉइड्स बनना भी हो जाएगा। ये बताने के लिए मैंने काफ़ी किताबें लिखी है। एक किताब का नाम है बायोकेमिस्ट्री, जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मगर मैंने उसकी किताब लिखी है, क्योंकि ये पूरे कोलेस्ट्रॉल क्या है, बाद में एलडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है, उसकी पूरी जानकारी मैंने ये किताब में दी है। तो आप डरिए मत। ये तेल, मगर तेल ओरिजिनल फिल्टर हो, घी ओरिजिनल हो, जैसे मक्खन से बनाया हुआ, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, वैसा ही घी हो। तो थोड़ा सा घी, 1 चम्मच 1.5 चम्मच घी खाने के लिए कुछ डरने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो वो भैंस के दूध रहेगा घी तो भी लेगा सर?
You need to repeat the question. Repeat. Yeah, Rita, I think take a योगा, ये अपना फाल्गुनी की आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है रीटा, सो आई थिंक सोनाली कैन टेक, और इफ समबडी एल्स, और इवन आई कैन Can you take? I can also take. Yes, please. I don't know what she spoke last time, but there are some people who are asking again and again about ENO. Can we use ENO? ENO हम यूज कर सकते हैं सोडा की जगह? ENO तो बेकिंग सोडा का बाप है। क्योंकि ढोकला और ये सब बनाने में आजकल सब लोग यूज करते हैं। ईस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। मैंने देखा है कि ईस्ट आप डालेंगे और उसको 1.5 घंटा वो आटे को रखें तो आटा इतना फूल जाएगा कि वो बर्तन के बाहर आ जाता है, इतना ईस्ट का फायदा। और ईस्ट में about 55 different types of enzymes are there which are useful for the body. वो भी याद रखिए कि ईस्ट हमारे शरीर को काफी यूजफुल है, मगर यानी वो प्रमाण में लेना चाहिए, वो ज्यादा मत इस्तेमाल करो। जैसे मैंने बताया कि दो कटोरी के लिए 1.5 चम्मच या 2 चम्मच। और वो पूछ रहे हैं कि जो डायबिटीज है जिनको, उनको वीट गेहूं वो ले सकते हैं नॉर्मल जैसे हम दूसरे लोग खाते हैं? जरूर ले सकते हैं, मगर उनके बारे में पहली बात, रॉ डाइट अबाउट 60 to 70% थाली में होना चाहिए, अबाउट 60 to 70%। और तब वो गेहूं भी हजम कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं को हजम करने के लिए शिमला मिर्ची जैसी कच्ची मिर्ची जिसमें एंजाइम काफी है, अमाइलेज एंजाइम है, तो वो एंजाइम भी काम करता है। पपई के टुकड़े, कच्चे पपई के टुकड़े, हरे पपई के टुकड़े, उसमें पेपेन एंजाइम है, पेपेन एंजाइम प्रोटीन हजम करता है, तो वो एंजाइम सब काम करेंगे यदि वो कटोरी में थोड़ा सा कच्चा भी लेंगे तो। सर आपका ना नंबर शेयर करने के लिए बोलिए, बिकॉज क्वेश्चंस इतने सारे हैं और सब लोगों को आपकी टॉक इतनी अच्छी लगी है और उनको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। अभी कोई पूछ रहे हैं ड्राई ईस्ट यूज कर सकते हैं क्या, हेडेक के लिए कोई रेमेडी बताइए, आपकी बुक्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं वो बताइए। देयर आर मतलब क्वेश्चंस का पूरा रेला लगा हुआ है। मैंने 16 किताबें लिखी है, उसमें इंग्लिश में नाम है क्योर विदाउट मेडिसिन, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश मराठी में ट्रांसलेशन है और गुजराती में ट्रांसलेशन है। जैसे गुजराती में रोग भगाड़ो बिना दवाए, तो ये नाम है क्योर विदाउट मेडिसिन। दूसरा किताब है वो है मैंने इतने जो सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं, वो पेशेंट ट्रीट करने के बाद वो किताब लिखी है, उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी। यानी नेचुरोपैथी में क्या इम्पोर्टेंट है, अभी तक मैंने वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि आज का आपका सब्जेक्ट था पॉइजन, मगर हमारा खून का जो पीएच है, पीएच, उसकी जो वैल्यू है वो 7.35 to 7.45 होना चाहिए, एवरेज है 7.4 वो होना चाहिए। मगर हम जब पेप्सी, कोका कोला वगैरह वगैरह ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो पीएच डाउन हो जाता है, और पीएच जब डाउन हो जाता है तो हमारे हड्डियों में से कैल्शियम निकाला जाता है। ये सारी बातें तो आज के अपने भाषण में नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताई। तो ये दूसरा किताब है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी, उसका गुजराती में नाम है प्राकृतिक चिकित्सा ना मूल तत्व सिद्धांतों बने दर्दियों की चिकित्सा, हिंदी में नाम है निसर्गोपचार की मूल तत्व और गुणानुभव। तीसरा किताब मैंने लिखा है उसका नाम है ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा कि पूरी ईटिंग हैबिट जो है वो गलत हो गए तो गलत प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी रोग पैदा होंगे, अच्छी होंगी तो अच्छी बातें होंगी। तो इसका नाम है ईटिंग हैबिट्स, डाइजेशन एंड डिसीजेस। तो डाइजेशन जब होता है अच्छी तरह से तो आपकी हेल्थ मजबूत रहती है, आरोग्य मजबूत रहता है, और जब हेल्थ डाइजेशन खराब होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए डाइजेशन एंड डिसीजेस। और लास्ट जो किताब है वो बहुत साइंटिफिक है, उसका नाम है ग्लैंड्स एंजाइम्स, जो अभी मैंने बात की में पेरोक्सिडेज एंजाइम है वो आपकी। सर ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके बुक्स? कोई पूछ रहे हैं ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं आपके बुक्स? ऑनलाइन तो अभी तक नहीं। दूसरा अभी रीटा, प्रेसिडेंट रीटा हैज टू टेल मी व्हेन टू स्टॉप बिकॉज़ क्वेश्चंस आर पोरिंग इन लाइक एनीथिंग। आप ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, पर एक नीनू महल कई बार पूछ चुकी हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ। वो पूछ रही हैं कि नी पेन के लिए वो क्या इस्तेमाल करें, दूसरा पतंजलि का घी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। अभी नी पे जब प्रेशर आता है तो नी पे प्रेशर क्यों आता है इसके बारे में सोचेंगे। आपके शरीर का वजन यदि बढ़ गया, यानी आपका वजन 60 किलो होना चाहिए तो 80 किलो हो गया, तो सोच लीजिए कि ये मेरे हाथ में अभी वजन है और ये हाथ में ये वजन में उठाऊंगा तो यहाँ दुखना शुरू हो जाएगा। तो आपका शरीर जो है वो शरीर
15 किलो 20 किलो भी वजन बढ़ गया तो पूरा वेट नी पे आता है और नी दुखना शुरू हो जाता है। मतलब पहली बात ये करनी चाहिए कि आपके शरीर का पेट का वजन जो है वो कम करना चाहिए, नंबर 1। यानी आप यदि ओबेस होंगे तो ओबेसिटी कम करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो हड्डियों में यूरिक एसिड बैठता है और वो यूरिक एसिड जो है वो हड्डियों घिसना शुरू कर देता है और नी में दुखता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। अभी एसिडिटी क्यों बढ़ती है? उसकी वजह वही है कि आपके खान पान में शक्कर होगी, रिफाइंड ऑयल होगा, बिस्किट केक होंगे, तो आपकी एसिड तो बढ़ेगी, तो वो भी आपको बंद करना चाहिए। तो देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद शायद 15-20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि नी की बीमारी तो यूं ही चली जाएगी। Thank you so much. Rita, I'm just saying thank you to Falguni, because Falguni has shared Dr. Saab's number on chat. So I want everybody to note down that number, because there are so many questions it's practically not possible to ask. So, yeah. So thank you so much, Dr. Saab. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, Falguni, for हमारी इनके साथ पहचान कराने और हम लोग को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन करने के लिए। Big thanks to Falguni. Thank you. Thank you. Thank you, Mini, for supporting us also. And I now request Club Secretary Harsha to give today's roll call. Harsha, please unmute yourself. Yes, I already unmuted. Today's roll call, 400 plus. Thank you. Thank you, Harsha. I now request Vice President, past President Javed Parekh to propose the vote of thanks.